हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है कृषि, और ये हमारी 3rd वीडियो है। कल हमने मुख्य फसलों में चावल के विषय में किया था और आज हम अपना गेहूँ जो हमारा टॉपिक है हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, जो गेहूँ है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सबसे अधिक जो है मात्रा में उगाई जाती है। इसे ठंडी तापमान में 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा जो है इसके लिए आवश्यक है, और ये हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश आदि के क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गेहूँ बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटा अनाज। मोटे अनाज में देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य मोटे अनाजों में से कुछ अनाज हैं। इनमें जो है पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और जो रागी होता है इसमें तो प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो इसके बाद देखिए, ज्वार जो है वो महाराष्ट्र की, और बाजरा उत्तर प्रदेश, और रागी है जो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। इसके बाद जो बाजरा है, बाजरा देखिए यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यह शुष्क प्रदेशों में फसल उगाई जाती है, यानी कि थोड़ा सा मतलब जहाँ पर सूखा होता है, कम वर्षा वाले प्रदेशों में। इसके बाद देखिए मक्का। मक्का 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जो है वो उगाया जाता है। ये इसके लिए मतलब इसी तापमान की आवश्यकता होती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है मक्का के उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद देखिए दालें भारत में जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दालें यहीं पर जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। उपभोक्ता भी सबसे ज़्यादा जो है भारत देश में ही हैं दालों के। तो ये देखिए, शहरी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। दालों में तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना जैसी जो दालें हैं। चना भारत की जो है मुख्य दलहन फसलें हैं, यानी कि दाल प्रदान करने वाली फसलें हैं। यह फसलें शुष्क तापमान में भी उगाई जा सकती हैं, और दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसके जो है सबसे ज़्यादा, ये ऐसे प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है दालें उगाई जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य जो पदार्थ हैं वो फसलें भी हैं जिनमें गैर अनाज खाद्य पदार्थ भी हैं, जैसे कि गन्ना, तिल, चाय और कॉफ़ी। तो देखिए, 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम गन्ने के बारे में जानते हैं। देखिए, गन्ना ये अखिल डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए आवश्यक होता है, और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की जो है वर्षा इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में जो है उगाया जाता है। यदि हम तिल को लें तो तिल जो है भारत में मूंगफली, सरसों, तिलहन यानी कि ऐसी जो फसलें जिनसे हमें तेल आदि प्राप्त होता है। तो देखिए, भारत में मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी मुख्य जो है इसमें तिलहन है जिनसे हमें तेल आदि जो प्राप्त होता है। यह सब खाने योग्य होते हैं और इसे खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसे सबसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट है चाय। चाय जो खाने के लिए उष्ण और उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है जिसे उगाने के लिए। तो देखिए, चाय की जो झाड़ियाँ हैं वो उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय एक श्रम
सघन उद्योग है। श्रम सघन इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। ये जो चाय होती है बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसमें जो है वर्ष भर श्रमिकों की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा जो है मेहनत के साथ इस उद्योग को जो है चलाया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में यदि हम देखें तो आसाम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की जो पहाड़ियाँ हैं जैसे कि तमिलनाडु और केरल, इनमें जो है चाय बहुत मात्रा में उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रिम चाय उत्पादक देश और निर्यातक देश है। इसके बाद देखिए कॉफ़ी जो है भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादक देश है और असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बहुत बड़े जो स्तर पर है इसका उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को पैदा किया जाता है। इसके बाद देखिए बागवानी फसलें कौन सी होती हैं, जैसे फलों और सब्जियों के उत्पादक को बागवानी फसलें कहते हैं। भारत बागवानी फसलों का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। महाराष्ट्र में जो है आम, केरल के केले और जम्मू कश्मीर के सेब, इनका जो है प्रसार पूरे विश्व में यानी कि पूरे विश्व में लगभग मतलब बहुत बड़ी मात्रा में प्रसिद्ध है। भारत पूरे विश्व का 13% जो है सब्जियों का उत्पादक देश माना जाता है। अखाद्य फसलों में देखिए अभी तक तो हम खाद्य फसलें पढ़ रहे थे, इसके बाद देखिए अखाद्य फसलों में जैसे रबड़ है, कपास है, रेशेदार फसलें हैं, जूट हैं, ये आती हैं इनके अंतर्गत। तो देखिए सबसे पहले हम रबड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो रबड़ को बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। इसे मतलब पनपने के लिए आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। 200 से भी अधिक जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। 200 तो इसके बाद देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान इसको उगने के लिए चाहिए होता है। इसे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। रेशेदार फसलों में देखें तो रेशम और कपास है। तो सबसे पहले हम रेशम देखते हैं। इसके लिए जो है रेशम के कीड़ों की आवश्यकता होती है। रेशम के कीड़ों से जो है जो रेशम है वो कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ों की हरी पत्तियों पर पाले जाते हैं। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का जो पालन हम करते हैं उसे रेशम उत्पादन कहा जाता है। तो इसके बाद देखिए कपास इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा या सिंचाई और खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे जो है पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास की मुख्य उत्पादक जो है राज्य माने जाते हैं। जूट देखिए जूट को सुनहरी रेशम कहा जाता है। सुनहरी रेशा क्योंकि तैयार होने के बाद ये सोने से रंग का होता है, इस वजह से इसको सुनहरी रेशा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के उत्पादन के प्रमुख राज्य माने जाते हैं। और इसका प्रयोग जैसे बोरी बनाना, चटाई बनाना, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे आदि मतलब दूसरी प्रकार की जो दस्तकारी है उनकी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। और इसकी जो उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर जो नायलॉन है उनकी कीमत जो है कम होने के कारण जो बाज़ार में इसकी बहुत जो है कम मांग हो गई है। तो देखिए यहाँ तक आपके जो हैं ये अखाद्य फसलों के टॉपिक आपके समाप्त हो गए हैं। तो देखिए इन्हीं जो है विभिन्न प्रकार की फसलों के कारण भारत को जो है कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में जो है माना जाता है। और ये जो है एक जो है और जो है कृषि के क्षेत्र में ये काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार है। जैसा कि आप मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में जो कृषि है हज़ारों वर्ष पहले से ही की जा रही है। भारत में बहुत से किसान प्राकृतिक मानसून और प्राकृतिक उर्वरकता पर अभी भी निर्भर है। आज भी बहुत पुराने पद्धति से खेती की जाती है। यह सब जो है कृषि की तकनीकी सुधार को रोक लगा रही है, यानी कि कृषि की प्रगति में ये बहुत बड़े जो है बाधक हैं। भारत में 60% जो लोग हैं कृषि पर आश्रित है। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि तकनीकी और संस्थागत सुधार जो है किए जाएं ताकि जो है कृषि में सुधार हो सके। तो देखिए मतलब आखिरकार ऐसा करने के लिए मतलब जो कृषि में बदलाव लाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। तो इन सब के लिए निम्नलिखित जो है बदलाव किए जाने चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा दी जानी चाहिए जो है व्यक्तियों को
यानी किसानों को दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, जिससे मतलब कि जो है कृषि की प्रगति हो सके। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो स्थापित की गई हैं, जिसके कारण जो है कृषि से संबंधित जो भी जानकारी है लोगों को, आम किसानों को जो है दूर दूर तक पहुंचाई जा सके, जिससे कृषि का विकास हो सके। देखिए, भारत सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मतलब क्या क्या कदम उठा रखे हैं। तो देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, यानी कि जहाँ पर जो है बच्चों को कृषि से संबंधित जानकारी दी जाए या उनका इंटरेस्ट पाया जाए, ताकि वो मतलब इस क्षेत्र में भी जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। सभी बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर ना बने, कृषि के क्षेत्र में यानी कृषि से भी उनका लगाव, धरती से जुड़ें और जो है इस प्रकार की जानकारी उन्हें मिले। और बाकी देखिए, पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जिनसे पशुपालन की जानकारी मिल सके अच्छी तरह से। बागवानी विकास के लिए उन्होंने जो है फसलों के बारे में जानकारी देना, या सब्जियों की पैदावार किस तरह बढ़ाई जाए, इस प्रकार की जानकारी देना। मौसमी विज्ञान और मौसम के पुनर्अनुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, इन सभी योजनाओं से जो है कृषि के विकास में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए जा रहे हैं। बात देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य सुरक्षा। किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनके लिए भोजन है जो आधारभूत आवश्यकता है। देखिए, देश के नागरिकों को जो है भोजन उनकी प्राथमिक आवश्यकता है, ये मुहैया करवाना सरकार का कर्तव्य है, और यह उनका अधिकार भी है, जिनके कारण उन्हें जीवन की सुरक्षा मिले। जैसे पौष्टिक आहार उन्हें प्राप्त होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता जो है सुनिश्चित करने के लिए हमारी जो सरकार है उसने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना भी की है। इसके 2 घटक हैं। सबसे पहला है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद देखिए, हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रभाव है हरित क्रांति। कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले जो बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक और अच्छी खाद उर्वरक का प्रयोग करने से जो कुछ जो फसलें हैं, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी जो है वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के कारण हरित क्रांति आई है। और इसके बाद देखिए, जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है वो श्वेत क्रांति। दूध के उत्पादन में देखिए, जब कृषि का उत्पादन बढ़ गया तो जिसके कारण जो है पशुओं को जो है पौष्टिक जो है चारा मिलने लगा। इस कारण जो है देखिए दूध के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, और पशुओं की जो नस्ल है उसमें भी सुधार हुए। और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से श्वेत क्रांति के नाम से जो जाना जाने वाला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन फ्लड, इसी कार्यक्रम का मुख्य जो है हिस्सा माना जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।